ठीक है। तो इस सल्कस की जहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये सल्कस यहाँ से देखेंगे पूरा, और ये सल्कस पीछे, ये ऑल दिस, ये पूरा यहाँ से। अगर मैं इस सल्कस को यहाँ से ऐसे बांधूं, अब देखिए इस सल्कस पे मैं अगर निशान डालूं, या आप अपनी फिंगर रख दूं यहाँ से, ये थंब रखूँ ऐसे करके यहाँ, और ऐसा लाइक दिस, तो ये मैंने सर्किल जो बनाया है, ये सर्किल इस वक्त जो ओरिएंटेशन है इस सर्किल की, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस है। क्यों? क्योंकि इस तरफ जो नीचे इस वक्त आपको नजर आ रहा है, चाहे आगे चाहे पीछे, इज ऑल इज वेंट्रिकल, और इस सर्किल के ऊपर जो नजर आ रहा है, चाहे आगे चाहे ये पीछे, इट इज एट्रियम। इसका मकसद, इसका नाम पड़ जाएगा एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस। हाँ, ये और बात है कि आप अगर चलते गए तो जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से जुदा है, तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस से राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस कहला सकती है। ऐसा ही चलते 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 आप पीछे चले गए, यहां चले गए, तो ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को जुदा कर रही है, तो उसको आप लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस कह सकते हैं, पार्ट ऑफ द लेफ्ट। लेकिन है तो सर्किल में ना, अब ये सर्किल में थोड़ी होगी, अब तो आप बेंड होके इस तरीके से आ गई तो टर्न हो गया। तो एक इसका ये पार्ट है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, दैट सेपरेट्स द राइट एट्रियम फ्रॉम वेंट्रिकल, जो इत्तेफाक से राइट वेंट्रिकल होगा, एडजेसेंट तो राइट वेंट्रिकल ही होगा। और ये जो पीछे की तरफ आप ऐसे चले गए, तो दिस सल्कस विल सेपरेट द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। और इसी तरीके से यहां से चलते गए, जब जहां जहां से ये सल्कस दो वेंट्रिकल्स एट्रियम और वेंट्रिकल को जुदा करे, जो एट्रियम और वेंट्रिकल हो, अगर राइट हो तो उस सल्कस का नाम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, पार्ट ऑफ राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस डाल दे, और जहां लेफ्ट हो तो लेफ्ट डालें। जैसे यहां ये देखें, यहां से तो ये वाला पार्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस का क्या कहलाएगा? राइट, क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल को राइट एट्रियम से जुदा कर रही है। चलाते रहे, चला, अभी भी सेम सेम सेम, यहां तक आ गए। जैसे राइट वेंट्रिकल खत्म होगा और यहां से आ गए, तो यही सल्कस अब क्या कहलाएगी यहां पर? तो यहां से लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे, यहां से होते होते यहां आ गई, फिर वो राइट। ये पूरी सर्किल थी, अब सर्किल नहीं रही है, जाहिर है हार्ड बैंड हो गया तो मामला चेंज हो गया। तो ये सल्कस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सल्काए के अंदर डिप्रेस्ड एरिया में, इसी के अंदर फिर आपकी आर्टरीज और वेन्स रन करती हैं। तो आपको आर्टरीज और वेन्स अगर कोई पूछे एनाटॉमिकली कि बाबा फलां आर्टरी किस सल्कस में रन करती है, तो पता होना चाहिए। उस आर्टरी के साथ सोई हुई है कौन सी वेन, तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि आर्टरियां और वेन्स एक नामों से नहीं होती। यहां पर भी और ब्रेन के अंदर भी आर्टरियों और वेन्स के नाम अलग अलग होते हैं। यहां पर फिर जैसे कोरोनरी आर्टरी है तो कोरोनरी वेन नहीं होती, हालांकि कोरोनरी साइनस होता है लेकिन कोरोनरी वेन्स नहीं होती। यहां कार्डियक वेन्स होती हैं, स्मॉल कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन, ग्रेट कार्डियक वेन, कोरोनरी साइनस नॉट द कोरोनरी वेन, फिर जो एंटीरियर कार्डियक वेन्स, मिनिमम कार्डियक वेन्स, ये इस नाम से होती है। और इन्हीं नामों की पर वेनें नहीं, आर्टरियां नहीं होती। फिर आर्टरियां तो बिल्कुल डिफरेंट, ब्रेन में भी ऐसा ही है। लेकिन वो सल्काए जो है वो तो कॉमन होंगे ना, जाहिर है उन सल्काए को आपको देखना होगा। तो जहां तो ये होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी मेजर सल्काए हैं। जैसे मैंने बताया, अब अगर आप फॉर एग्जांपल उसको यहां ले लें, आपने ये बैंड किया, ये वेंट्रिकल तो आ गया, लेकिन वेंट्रिकल के सरफेस पर ये पूरा वेंट्रिकल कौन सा होगा? लेफ्ट और राइट दोनों होंगे, जाहिर है। लेकिन जैसे अंदर से सेप्टम क्रिएट होगा, ये आपने एम्ब्रियोलॉजी में भी देखा होगा, जैसे अंदर से सेप्टम क्रिएट होगा वेंट्रिकल के बीचों बीच, और वो सेप्टम जो होगा वो जब क्रिएट हो जाएगा अंदर की तरफ ऐसे, तो बाहर वो सल्कस छोड़ेगा, निशान देगा ना सारे। जब वो मैं सेप्टम ऐसे लगाऊंगा ना यहां पर, तो वो निशान आगे भी देगा और निशान पीछे भी देगा। यहां पर भी थोड़ा सा खींचेगा तो एक सल्कस सी क्रिएट हो जाएगी, और पीछे से भी थोड़ा सा खींचेगा तो वहां भी एक सल्कस क्रिएट हो जाएगी। और जो आगे वाली सल्कस क्रिएट हो जाएगी वो किस वजह से? इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से, और पीछे वाली भी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह। जो आगे वाली है उसको हम कहते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, तो पीछे वाले को हम कहते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ये और बात है कि जो पोस्टीरियर वाली होती है वो पोस्टीरियर रहती नहीं। अगर आप इस तरीके से यहां पर देखें, वेंट्रिकल को ऐसे लेके जाएं, पहले तो दोनों वेंट्रिकल फ्रंट में नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे मैंने टर्न किया तो लेफ्ट वेंट्रिकल पीछे चला गया कि नहीं? पीछे जब ऐसे पीछे चला गया तो अब इत्तेफाक से पीछे क्या क्या हो गया हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम भी। तो इसका मकसद ये हो गया कि हम कहेंगे बाबा राइट वेंट्रिकल ज्यादातर और राइट एट्रियम दोनों के दोनों स्टेनोकास्टल सरफेस पर हैं, और पोस्टीरियर सरफेस पर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल मोस्टली, थोड़ा सा खैर एंटीरियर भी होगा लेकिन ज्यादातर पोस्टीरियरली, और साथ में लेफ्ट एट्रियम भी। लेकिन पोस्टीरियर तरफ जब हम जाते हैं तो पता चलता है तो उधर तो लेफ्ट वेंट्रिकल है ही नहीं,
तो ये किधर उड़ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। एक्चुअली ये जो आप इंटीरियर और पोस्टीरियर वाला मामला देख रहे हैं ना, ये हार्ट सिर्फ ऐसे नहीं है, हार्ट को और भी जब जोर लगेगा ना ऐसे, तो वो जो पीछे वेंट्रिकल चला गया था ना वो इंफीरियर हो जाएगा। यानी यूं समझ लो कि इट वाज लाइक दिस, ऐसे, और जब जोर लगेगा ना ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा। पीछे कौन गया था? वेंट्रिकल। जैसे मेरी फिंगर्स है वेंट्रिकल और मेरा जो डार्सम है ये है मेरे एट्रियम, लेकिन जैसे जोर लगाएगा पीछे से, मैं फ्रंट में दिखा रहा हूं लेकिन आप समझ लें पीछे से, अगर जो बैंड हो गया ऐसे, तो अब क्या मुझे पीछे से वेंट्रिकल नजर आएगा क्या? नहीं। तो कहां गुम गया वेंट्रिकल? इंफीरियर। लेकिन वो था क्या? पोस्टीरियर। इंफीरियर भी चला गया, तो इसका मकसद है कि वो जो सल्कस यहां नजर आ रही थी आपको पोस्टीरियर वाली, वो कहां हो गई? इंफीरियर हो गई। लेकिन आप नाम चेंज नहीं करेंगे, उसका नाम वही रखेंगे। कौन? पोस्टीरियर, हालांकि वो इंफीरियर है। बेसिक सर्फेसेस तो दो ही थे, लेकिन अब तीसरा सर्फेस क्रिएट हो गया, डायफ्रामेटिक सर्फेस। दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर, बट द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर तो रहा नहीं, वो इंफीरियर हो गया। तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो छुप गया कहां? इंफीरियर साइड पे। तो फिर पोस्टीरियर रहा क्या? एक ही चीज, दैट विल बी द लेफ्ट एट्रियम। और क्योंकि लेफ्ट एट्रियम जब आप इस तरीके से देख रहे हैं, तो जो अपेक्स था वो फॉरवर्ड था कि नहीं? माना इट वाज मोर एंटीरियरली प्लेस्ड। तो आप यहां से अगर पिन डालें ऐसे, तो स्ट्राइक किस सरफेस को करेगी? यहां से मैं पेन डालूं, यहां से छुरी डालूं, तो छुरी की टिप किस जगह से निकलेगी? लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम किधर है? तो जो चीज एपेक्स के ऑपोजिट होती है उसको बेस भी कहते हैं। भाई ट्रायंगल में अपेक्स के ऑपोजिट वाली चीज को क्या कहते हो? बेस। लंग में नहीं किया था आपने, ये अपेक्स था, और जब आप ऊपर से इसे डाल रहे थे तो कहां से निकली थी? नीचे से। आप जैसे वो तो बेस समझ में आता है, क्योंकि लंग उस बेस पे टिका हुआ है। हार्ट तो इंफीरियर सरफेस पे टिकी हुई है, तो बेस आप पोस्टीरियर सरफेस को कैसे कह रहे हैं? बेस इसलिए कह रहे हैं, बेस इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो बेस पे कोई बैठता है। बेस हम तब कह रहे हैं बिकॉज इट जस्ट अपोजिट द अपेक्स। तो इस अपोजिट द अपेक्स होने की वजह से हम उसको बेस कहते हैं। बेस ये नहीं है कि जिस चीज पे कोई बैठा हो तो वो उसका बेस है, नहीं। बेस इस ट्रायंगल में हमेशा होता है अपोजिट द अपेक्स। और अपोजिट द अपेक्स क्या है? पोस्टीरियर सरफेस है, तो बेस है हमारा। और बेस में कौन सा रीजन है, कौन सा चेंबर है? लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम के अलावा और कुछ नहीं। ये तीन सरफेसेस समझ लें। और साथ में आप यहां पे देखें तो इसका मकसद ये हो गया कि जैसे मैंने इसे टर्न किया तो मेरा राइट एट्रियम पूरा नजर आएगा स्टेनोकास्टल पे, नंबर 1। फिर उसके बाद मुझे राइट वेंट्रिकल मोस्टली तो नजर आएगा यहीं पर, ऑलमोस्ट को 80% के करीब। और टर्न जो किया तो ज्यादातर लेफ्ट वेंट्रिकल पीछे छुप गया, तो आगे लेफ्ट वेंट्रिकल की रिम नजर आएगी मुझे, मुश्किल से 20% रेसिप्रोकल। ये 80% और 20% जो है मुझे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बाकी लेफ्ट वेंट्रिकल कहां छुप गया? पीछे। और ऐसा करने से थोड़ा सा ये भी तो राइट वेंट्रिकल भी तो नीचे आया होगा ना। और जैसे मैंने जोर दिया तो राइट वेंट्रिकल एज वेल एज रिमेनिंग लेफ्ट वेंट्रिकल, तो राइट कितना? 80 यहां था तो 20 बाकी। लेफ्ट कितना? 20 यहां था तो 80 मोर। ये सब दब गए किसके नीचे? इंफीरियर सरफेस के नीचे। तो डायफ्राम पे आज सोया हुआ है कौन? राइट वेंट्रिकल का 20% और 80% लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो वहां कैसे नजर आएगा लेफ्ट कौन राइट कौन? भाई मुझे नजर आएगी ना, वो इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम अंदर देखूंगा उसकी सल्कस मुझे निशान बनाती हुई नजर आएगी। और वो निशान बनाती हुई क्या ये एंटीरियर साइड पे निशान नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कहां पर? स्टेनोकास्टल सरफेस पर। और यही मुझे बताएगा कि मेरा राइट वेंट्रिकल किधर खत्म है और मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल कहां से शुरू है, वो बताएगा। और ये सल्कस मेरे काम में आएगी क्योंकि सल्कस में सोई हुई है आर्टरी भी, और उसके साथ ही सोई हुई है उसकी करस्पॉन्डिंग वेन भी, अलग अलग नामों से। और इन सल्का का नाम होता है क्या? इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। देखें यहां पर आप, ये इसको आप यहां पे देख सकते हो। देखें अब, देखें पहले देखें आप अपना कि ये पूरा जब आप यहां पे देख रहे हो तो मैंने ये इस तरीके से यहां पर इसको टर्न करके ऐसे किया था ना, ये वेंट्रिकल ये एट्रियम। तो ये जो वेंट्रिकल है ये पूरा दोनों ही वेंट्रिकल्स है। इन दोनों वेंट्रिकल्स में वैसे तो ये था ऐसे, ये पीछे था, ये कितना? ये राइट जो है आपका 80% और पोस्टीरियरली ये चला गया आपका राइट का ये 20%। ये इंटीरियरली ये लेफ्ट का 20% और पीछे चला गया लेफ्ट का 80%। ये पीछे ऐसे, तो पीछे एट्रियम भी है। चलो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे जो हो गया तो दोनों वेंट्रिकल जो है वो दब गए अगेंस्ट दी डायफ्राम। तो एक नया सरफेस क्रिएट हो गया। किसकी कीमत पे? पोस्टीरियर की कीमत पे। पोस्टीरियर अच्छा खासा था, ऐसे जो कर दिया तो एक इंफीरियर सरफेस उस मुल्क से कट गया। वो मुल्क जो है वो छोटा सा रह गया, वो उसका नाम पड़ गया बेस, उसका नाम पड़ गया पोस्टीरियर सरफेस। बाकी उस पोस्टीरियर सरफेस का ज्यादातर छुप गया किसके अंदर?
इंफीरियर सरफेस, वो आज इंफीरियर सरफेस कहलाता है, लेकिन उसकी हर चीज को हम पोस्टीरियर कहते हैं आज भी। ये सल्कस जो मैं बताऊंगा यहां पर, जैसे ये सल्कस है, अब देखें ये जो इस वक्त यहां डिप्रेशन नजर आ रही है, ये सल्कस है। ये देखें, ये सिंपल नहीं है, देखें थोड़ा ऐसे हो गया फिर ऐसे, तो इसका मकसद है कि डिप्रेशन है। इसका नाम है सल्कस, उसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ये क्या करती होगी, इसके नीचे क्या सरफेस है, सरफेस मार्किंग होगी किस चीज की, सेप्टम की। अब देखें जैसे मैं खोलूंगा ना, ये देखें सेप्टम लगा हुआ है ना, यानी सेप्टम का एंटीरियर एज जो है वो स्टेनोकास्टल सरफेस के अंडरनीथ यहां जब लगेगा तो उसको खींचेगा तो सल्कस क्रिएट होगी। और ये सेप्टम को सिर्फ यहां थोड़ी लगा, वो तो पार्टीशन है ना, वो जो पार्टीशन है तो कहां लगी, वैसे तो पोस्टीरियर पे थी, लेकिन पोस्टीरियर जो इंफीरियर हो गया तो वो इंफीरियर साइड पे, ये देखें आपका सेप्टम है और सेप्टम का जो पोस्टीरियर एज है वो यहां लगेगा तो इधर भी डिप्रेशन हो जाएगी एक, और इसको कहेंगे इंफीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, नहीं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। हालांकि ये इंफीरियर है, उसके बावजूद भी मिसनोमर है, ये अपना नाम अपना वही लेके आएंगे। तो ये इस तरीके से होगा। और ये सल्कस मुझे बताएगी कि ये राइट वेंट्रिकल है तो ये लेफ्ट है, और लेफ्ट में कितना रह गया, वो 20% मुश्किल से, ये 20% मुश्किल से यहां होगा, और ये राइट का कितना हो गया 80%। और जैसे अंदर में ऐसे इंफीरियर साइड पे ऐसे देखूंगा तो मुझे नजर आएगा कि वो बकाया 80% लेफ्ट ये है और थोड़ा सा ये राइट का जो है वो 20% है। यहां कौन जुदा करेगा, वही फिर सल्कस है, क्योंकि ये ऐसे लगा है तो वो इंटीरियर एज है, ये पोस्टीरियर एज है, ये सेप्टम बीच में है, ये मस्कुलर सेप्टम होता है, इसको हम कहते हैं मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आप अब देखें, अब स्टेनोकास्टल सरफेस पे कौन कौन से चेंबर आ गए, पूरा का पूरा राइट एट्रियम, ये नीचे से इंफीरियर वेना के बाद जो है आपको डायफ्राम से कैवल ओपनिंग से होती हुई यहाँ आ गई है और सुपीरियर वेना के बाद आ रही है, और साथ में इसका राइट बॉर्डर भी बन गया है। फिर आप स्टेनोकास्टल सरफेस पे पूरा एट्रियम और एकदम से वेंट्रिकल शुरू हो गए, तो कौन सा वेंट्रिकल, जाहिर है राइट, तो इन दोनों को जुदा करने वाली सल्कस है कि नहीं, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस। और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस के बाद ये वेंट्रिकल स्टार्ट हो गया, जो वेंट्रिकल स्टार्ट हो गया कौन सा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो और ये छोटा सा रिम किसका है, लेफ्ट का, कैसे पता चला, ये इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस बता रही है आपको, और ये आपको स्टेनोकास्टल सरफेस के रीजन से। तो इसमें मोस्टली जो रीजन नजर आता है आपको स्टेनोकास्टल सरफेस पे, इट इज द राइट वेंट्रिकल। और यहां से जैसे आप इंटर होके जैसे आप इंफीरियर सरफेस पे आ गए तो आप देखें यहां पे 80% आपको नजर आया लेफ्ट जो छुप गया था, और बाकी जो 20% जो राइट जो छुप गया है, और इन दोनों को जुदा करने वाला इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, कौन सा, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। और ये यहां पर, तो जब स्टेनोकास्टल सरफेस पे आपके वेंट्रिकल्स छुपे और बाकी बचे हुए इंफीरियर पे छुप गए तो दो वेंट्रिकल का खेल खत्म, और साथ में एंटीरियर साइड पे जो एट्रियम है वो भी छुप गया, वो भी आपने यहां पे खत्म कर दिया, तो एक और चेंबर खत्म, दो आपके सरफेसेस खत्म, 3 चेंबर खत्म हो गए, बाकी एक सरफेस रहता है और एक चेंबर रहता है, और एक चेंबर है कौन, लेफ्ट एट्रियम, और एक सरफेस है कौन सी, पोस्टीरियर सरफेस, वो आप पीछे करके ऐसे देखेंगे तो ये आपका बैठा हुआ है। तो पोस्टीरियर सरफेस दैट इज कॉल्ड द बेस आल्सो, स्टेनोकास्टल सरफेस दैट इज कॉल्ड द इंटीरियर सरफेस, ग्राफोमेटिक सरफेस दैट इज कॉल्ड द इंफीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। हर एक में कौन कौन सा चेंबर है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसी चेंबर को यहां पे देख के जब आप देखेंगे, सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके साथ बॉर्डर्स भी देखेंगे, तो ये राइट बॉर्डर है, ये वीनस बॉर्डर कहलाता है एक तरह से, यहां वेन्स ही वेन्स है, ऊपर से आपके आ रही है सुपीरियर वेना के बाद, साथ में आ रहा है ये आपका राइट बॉर्डर राइट एट्रियम का, और फिर इंफीरियर वेना के बाद थोड़ा, तो ये पूरा का पूरा ऐसे। लेकिन यहां से जब आप जाएंगे तो यहां पर ज्यादातर आउटपुट, ये ऑक्सीजनेटेड साइड है, ये वेंट्रिकुलर साइड है, ये आर्टीरियल साइड, तो यहां से आप देखेंगे कि ये ऑब्लिक जो बॉर्डर आएगा, ये इसके ज्यादातर हिस्सा जो होगा वो तो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, उसमें अपेक्स भी आ जाएगी। और उसके बाद जो थोड़ा सा और ऊपर हिस्सा देखेंगे ना, तो इसमें एट्रियम जो पीछे वाला एट्रियम था, जो लेफ्ट एट्रियम था, उसका आगे वाला हिस्सा, क्योंकि एट्रियम जो राइट है, जो आगे चल के आपको लेफ्ट एट्रियम है या राइट एट्रियम है, वो आगे चल के बताते हैं आपको कि ये दरअसल एट्रियम थे ही नहीं, ये आज आप इनका नाम एट्रियम रख के बैठे हुए हो, असल जो एट्रियम थे वो उनका आज नाम आरिकल है। वो कान जैसे छोटे से ऐसे पड़े हुए हैं, उनको ऐसे तजलील करके आगे उसे धक्का दे दिया, तुम्हारा कोई काम नहीं है, बस इनका काम ये था कि बस सिर्फ थे ये, ताकि इनके ऊपर कोई चिपक के इनके साथ इनक्रोच हो जाए, बस फाउंडेशन प्रोवाइड की है। जैसे ना फाउंडेशन नीचे दबी हुई होती है, उसका तो उसको कोई पूछता ही नहीं है, हालांकि सारी बिल्डिंग उसी फाउंडेशन पे खड़ी होती है। जैसे ना अनसंग हीरोज होते हैं, कोई जंगे वो जीतते हैं, मेडल और कोई लगा कर घूम रहा होता है, असल जंग उनकी वजह से जीते क्योंकि जिंदगियां उन्होंने दी हैं, लेकिन उनको कहते हैं अनसंग हीरोज, नाम नहीं होते, गुमनाम हीरो जो होते हैं वो इस तरीके से। तो ये एक तरह से गुमनाम हीरो है बेचारा, ये ना होता तो आज एट्रियम किसको पकड़ता, और कब ये इंटर हो जाता है, ये इसी के कंधे पे चढ़ के ये एट्रियम हार्ट का हिस्सा बना है। तो असल बेचारा वो था, तब उसका नाम एट्रियम ही था, आज उसका नाम आरिकल है। तो ये एट्रियम जो है, ये जो आरिकल है आज इसका नाम, वो राइट का भी है तो लेफ्ट का भी है। इतना कुछ तो लेफ्ट वाले को तो यहां से लात मार के आगे कर दिया, तो लेफ्ट वाले ने क्या किया है इसको, वो लेफ्ट ने पूरी सरफेस उधर से ऑक्यूपाई किए,
और पीछे जो एट्रियम था उसको आगे से धक्का देके यहां आगे उसको खड़ा कर दिया है। ये आरिकल है, ये छोटा सा ऐसा जो देख रहे हैं, ये पास्ट में ये था हार्ट का हिस्सा एट्रियम, आज इसका नाम है आरिकल। अटैच तो होगा उसके साथ लेकिन अब काम का नहीं है, ये वेस्टिजीज है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये किसके साथ अटैच है? तो पीछे ये एट्रियम है, तो ये आरिकल है। तो इसका मकसद है कि लेफ्ट बॉर्डर में ऊपर का कोई 4-5% हिस्सा क्या होगा? आरिकल हो। तो बाकी जो 95% पोर्शन होगा दैट विल बी दी वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इंक्लूडिंग दी अपेक्स। तो ये आपका लेफ्ट बॉर्डर कहलाएगा और ये आपका राइट बॉर्डर कहलाएगा। दोनों को मिलाओगे तो इंफीरियर बॉर्डर। और हर एक बॉर्डर में कौन कौन आएगा? अगर राइट बॉर्डर है तो उसमें तो सीधा सीधा आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट बॉर्डर है अगर उसमें तो लेफ्ट वेंट्रिकल मोर और आरिकल भी, और अगर इंफीरियर है तो ज्यादातर उसमें राइट वेंट्रिकल, थोड़ा सा लेफ्ट भी, और कुछ नहीं। एक तरह से देखा जाए तो ये इंफीरियर जो सरफेस है आपका, जो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ योर राइट एट्रियम है वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड है बाय दी ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना। क्या इसका कोई ऐसा बॉर्डर हो नहीं सकता। बस ठीक है, करने कोई मसला नहीं, बॉर्डर वॉर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, जो भी आए कर दें, कोई मसला नहीं है इसका कोई इशू नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ये जनरली आप इस तरीके से देखोगे। अब आप 3 सरफेसेस, 3 बॉर्डर्स, 4 चेंबर्स, आउटर सरफेसेस देख चुके हो विथ सम सल्का। दूसरा सल्कस का एक और ओरिएंटेशन देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप देखें मैंने इस तरीके से यहां पे किया ऐसे, ये गोलाई जो मैंने यहां पे बनाई है किस सल्कस की वजह से, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर। अगर यहां एट्रियोवेंट्रिकुलर, उसके बाद इसको मैं हटा के अब मैं इंटरवेंट्रिकुलर वाली बना रहा हूं, वो सी लाइक होगी। माना ये जो मैंने ऐसे सर्कल बनाया ना, ऐसे लाइक दिस, तो वो सर्कल चलो मैं एक हाथ से दिखा रहा हूं, ये ऐसे, और ये दिखा रहा हूं दूसरे हाथ से ऐसे, ये क्या एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, और ये क्या, ये ऐसे होगा। इसकी ओरिएंटेशन ऐसे होती है। माने इसका मकसद ये हुआ कि कोई चीज इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस में घूमती घूमती, इंटीरियर में ही चलो, यहां से घूमती घूमती एट्रियोवेंट्रिकुलर में ट्रेवल कर सकती है कि नहीं? ऐसे आर्टरियां आएंगी, ऐसे आर्टरियां चलते चलते अपनी ब्रांच ऐसे फेंक देंगी यहां पर। यानी कोई एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कस में आते आते, अगर ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कस में आया तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट आएगी ना जहां से नाली जा रही होगी, कहां? इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस की तरफ। ऐसे भी होता होगा ना यकीनन, तो ऐसा होगा, आप यहां पे देखेंगे, क्योंकि ओरिएंटेशन ये है, ये दिस इज द ओरिएंटेशन। तो ये मेरा ये जो इस वक्त सी है, ये क्या होगा? इंटरवेंट्रिकुलर, जिसमें ये इंटीरियर और ये पोस्टीरियर होगी, दरअसल इंफीरियर, और ये होगा यहां पर राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर एज वेल एज लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर। तो ये इस तरीके से, ये जहां पे जनरली आप देखना, वो यहाँ चिंता करे थे। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर आप देखो कि इस वक्त आप ध्यान में बनाओ अपना कि आप 3 सरफेसेस, 2-3 बॉर्डर्स देख चुके हो, 4 चेंबर्स आपने देखे हैं आउटर साइड से, जिनको खोल के हम अंदर देखने वाले हैं। लेकिन हमें अंदाज़ा हो कि ये सरफेसेस किस सरफेस पे कौन कौन से चेंबर्स हमें नज़र आते हैं। स्टेनोकास्टल है जैसे इंफीरियर वगैरह, और कौन कौन से बॉर्डर्स जो हैं उन पे कौन कौन से चेंबर्स वो बॉर्डर बनाते हैं। क्योंकि ये फिर जब आप शेडो देखेंगे ना एक्सरे पे, तो ये आपको पता चलेगा कि कौन सा बॉर्डर जो एक्सपेंड किया है, कुछ किस चीज़ का है मसला, तो ये आपको एक्सरे समझ में आएगा वहाँ पर। तो अब देखें जहाँ से आप ये वेरियस सरफेसेस और वेरियस बॉर्डर्स और वेरियस चेंबर्स को हम बार बार से देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि ये इस वक्त हमने क्या, कौन सा सरफेस है? इंटीरियर सरफेस। इंटीरियर को क्या कहते हैं? स्टेनोकास्टल सरफेस है। स्टेनोकास्टल पे ज्यादातर क्या नजर आ रहा है आपको? ये ऑलमोस्ट ये और बाकी सारा का सारा ये टोटल। तो ये आप यहाँ पे, तो इसका मकसद है कि अगर यहाँ ये देखा तो ये सल्कस क्या होनी चाहिए? एट्रियोवेंट्रिकुलर, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर, क्योंकि आगे से नजर आएगी। लेकिन ये कौन सी होनी चाहिए?
ठीक है, इंटरवेंट्रिकल ये जैसे मैं पीछे लेके आऊंगा ना, तो ये पीछे ऐसे आती आती है, इससे आएगी तो गोला ही हो जाएगी, लेकिन ये इसके साथ मिल जाएगी। ये इसका सामने वाला सरफेस हमने देखा। और देखें आगे इसको, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है। मोस्ट ऑफ द पार्ट इन द स्टेनोकास्टल सरफेस इज राइट वेंट्रिकल, लेकिन ये राइट एट्रियम पूरा का पूरा, इंफीरियर इसका कोई ऐसे सरफेस है नहीं, क्योंकि सीधा सीधा जाके ओपनिंग यहाँ पर आ गई। ये आपको इन दोनों के बीच में नज़र आ गया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल नज़र आ गया आपको, देखिए सर। और ये जो इस वक्त मैंने यहाँ से ग्रीन बनाया है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है, और ये रिप्रेजेंट करती है किसको? इंटीरियर एज ऑफ आर इंटीरियर लिमिट ऑफ इंटीरियर बॉर्डर ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को। अगर मैं यहां से अंदर पिन डाल दूं अंदर, या यहां से मैंने छुरी ऐसे अंदर डाल दूं, तो वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के मस्कुलर पार्ट में चली जाएगी, और यहां पे रन करती हुई जो आर्टरी है वो अपनी ब्रांचेस अंदर डाल देगी ना अगर, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऑलमोस्ट कोई 2/3 तक अंदर चली जाएगी। तो इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरियां सिर्फ आपके वेंट्रिकल्स को ही सप्लाई नहीं करती हैं, पेनिट्रेटिंग ब्रांचेस अंदर देके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी सप्लाई करती हैं। कितना? 2/3, क्योंकि ये आर्टरी बहुत बड़ी आर्टरी होती है। इसको हम इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी कहते हैं, क्योंकि उसी सल्कस में मौजूद है। और इसको हम इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के अलावा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एलएडी भी कहते हैं इसको, क्लिनिशियंस इसको कहते हैं लेड, ये एलएडी है। दिस इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली ब्लॉक्ड आर्टरी ये है, वन ऑफ द मोस्ट, 2-3 आर्टरियां जो बहुत ही कॉमनली ब्लॉक्ड होती हैं, जिसकी वजह से उन हार्ट अटैक्स आते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये रिम कौन सी है? लेफ्ट वेंट्रिकल, वो यहाँ अपेक्स है, और ज्यादातर ये वाला पोर्शन है वो ये है, यहाँ पर आप देख रहे हो। वो सिर्फ यही नहीं देख रहे, इसके साथ आप देखें ये जो इसको धक्का देके थोड़ा सा इधर इधर फेंक दिया गया है, ये कौन है? ये आरिकल है। ऐसा आरिकल फिर इधर से भी आया है रोने के लिए इस आरिकल के साथ, कि ये वो हैं जो दोनों डिस्कार्डेड है एक तरह से। तो ये राइट आरिकल, जो राइट एट्रियम वाला है, ये इसको धकेल के लेफ्ट की तरफ धकेलेगा, और वो जो पोस्टीरियर वाला है उसको धकेल के आगे ले आएगा। वो जो आगे ले आएगा, तो ये जो आपका वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल का जो आउटफ्लो नैरो होता है, क्योंकि ब्लड वेसल शुरू होनी है, तो इस नैरो आउटफ्लो को हम कहते हैं इन्फंडिब्यूलम, इसको कोनस भी कहते हैं। इस कोनस के दोनों तरफ ये यूं समझ लो कि एक दूसरे के साथ यूं सब होते हैं आपको, दोनों ही, वो उस तरफ से वो इस तरफ, दे आर एक्चुअली ग्रेस्पिंग दी infundibulum or the conus. Conus is the narrow outflow of your राइट वेंट्रिकल। क्यों नैरो? क्यों भाई? वो ब्रॉड क्यों नहीं? नैरो इसलिए नहीं, नैरो इसलिए है क्योंकि ये ब्रॉड होने के बाद आस्ते आस्ते ये वेसल में कन्वर्ट होना है, तो चेंबर जो वेसल में कन्वर्ट होगा तो उसको नैरो होना होगा ना, जाहिर है। तो वो नैरो हो रहा है आप, क्योंकि ये वेसल में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सी वेसल में? क्योंकि राइट है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, लंग की तरफ भेजेगा तो पल्मोनरी होना तो वेन चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अवे फ्रॉम द हार्ट है इसलिए इसका नाम आर्टरी है, तो उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और आर्टरियाँ जो उम्मन छोटी हों और चौड़ी हों, ज़्यादा वाइडर हों और छोटी हों, तो ऐसी आर्टरियों को उम्मन ट्रंक भी कहते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। और ट्रंक आपने देखें 4-5 ट्रंक तो आज इस महीने के अंदर ही आपने की। थायरो सर्वाइकल ट्रंक, कास्टो सर्वाइकल ट्रंक, थोरेको एक्रोमियल ट्रंक, और एक ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, और एक और ट्रंक पल्मोनरी ट्रंक। ये 5 ट्रंक इसी जोन में, यहाँ इसी टुकड़े में, यहाँ हाथ डाल दो तो 5 ट्रंक निकल आएंगे। और यहाँ भी एक है सीलियक ट्रंक, या एब्डोमेन में चल के देखेंगे आप, लेकिन उधर भी उसका नाम अब सीलियक आर्टरी पड़ गया है। हमने तो फ्रॉग में पढ़ा था सीलियक एक्सिस, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। किताबें तो वही हैं, 40 साल से पुरानी किताबें हैं वो। अभी भी मैंने उस दिन देखी कोई इंटर की इसकी बायोलॉजी वगैरह मैंने देखी, वो पुरानी थी, जो 40 साल पुरानी किताबें वो पढ़ा रहे थे, वो दूसरे नाम लिखे हुए, वो पुराना ही जो है। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से यहाँ पर। और आगे चलें, ये अब क्या किया है, ये हमने इसको, ठीक है, ये हमने यहाँ इसको ऐसे दिखाया है, ये पोस्टीरियर नहीं दिखाया, पूरा दिखाया पोस्टीरियरली, लेकिन क्या इस पोस्टीरियर को ऐसे ही पोस्टीरियर रहने दोगे, दबा दोगे ताकि ये पीछे से नजर ही ना आए आपको, और फिर नजर आए सिर्फ ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इंफीरियर। और इंफीरियर में जो है फिर आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का ज्यादा पोर्शन होगा 80% और इसका 20% होगा, तो राइट वेंट्रिकल, तो ये जो सर्कस क्रिएट हो जाएगी वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल, हालांकि है इंफीरियर, लेकिन कहेंगे पोस्टीरियर, इसलिए भी पोस्टीरियर कहते हैं क्योंकि इंटीरियर के बिल्कुल अपोजिट में होती है, इसलिए भी पोस्टीरियर कहते हैं। तो यहाँ पर ये होगा आप यहाँ पर, लेकिन वो जो हमने पीछे से आगे से आपने ये आपने यहाँ ये रखे, तो ये जो इस वक्त ये जो निशान बनाया है, ये सल्कस नहीं होगी क्या? ये कौन सी? एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, लेकिन एट्रियोवेंट्रिकुलर पोस्टीरियर साइड पे होगी। ये इसको आप कह सकते हो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, क्योंकि ये लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से जुदा कर रही है।
इस वक्त यहां अगर मैं ये छुपा दूं तो बस ये जो ग्रीन नजर आ रहा है ना, बस यही है पोस्टीरियर सरफेस जिसको हम कहते हैं बेस। क्यों? क्योंकि अपोजिट दी अपेक्स है यहां पर। और इसमें कैसे जान रहे हैं यहां पर? क्योंकि इसमें दोनों, दो इधर से पल्मोनरी वेन्स ओपन हो रही हैं। ये इत्तेफाक से बुक्स भी कंफ्यूज होते हैं, कभी पल्मोनरी वेन्स को रेड दिखाते हैं, मॉडल में रेड दिखाया है क्योंकि इसमें साफ ब्लड होता है ना, इसलिए। तो साफ इसमें खराब होता है क्या फिर? तो यहाँ आगे इसको ब्लू कर दिया उसने। अब हर बुक की अपनी अपनी एक स्कीम है, वो इसमें शुरू में लिख देते हैं कि बाबा हमने वेनों को ऐसे बताया है और आर्टरी को ऐसे बताया। अब वो आर्टरी में साफ ब्लड है कि नहीं है वो फिजियोलॉजी वाले जाने। हमारी तरफ से वेन फॉर वी फॉर वे तो ब्लू करना है हमें हर हाल में, चाहे ब्लड कैसा भी हो। अंडर से तो ये यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ, और यहाँ पे देखो ना पल्मोनरी आर्टरी को फिर इसने रेड दिखाया, हालांकि इस हिसाब से ब्लू दिखाना था, ब्लू दिखाया, रेड दिखाया, हमें तो पता है ना क्या है। ये इसका अपेक्स है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, और अपेक्स आपको मैंने पहले भी बताया था, दिस विल बी 9 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन इन द लेफ्ट इंटरकास्टल स्पेस, लेफ्ट 5th इंटरकास्टल स्पेस में, वहाँ पर इसको हम अपेक्स बीट भी कहते हैं। तो अपेक्स बीट जो है विजिबल भी हो सकता है, इवन पल्पेबल भी हो सकता है, लेकिन होता उसी जगह पर है। फिर बॉर्डर्स हैं, और बॉर्डर्स में आपको दिखाया पहले ही कि बाबा ये जो आपका लेफ्ट बॉर्डर है, ये राइट बॉर्डर है, वो ये है, ठीक है। तो ये आपका वेन्स यहाँ पर, ये आरिकल है जो आपको दिखाया, और ये आरिकल वो है जो उस तरफ से डिस्कार्ड होकर उसको धक्का देके इधर फेंक दिया है इसको, और इसने इसे फेंक दिया यहाँ पे। तो ये देखिए ये इनफंडिबुलम के दोनों तरफ एक दूसरे को देख देख के रो रहे हैं ये दोनों ही, ये रफवाल्ड होते हैं। क्योंकि एट्रियम, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये जिसमें ये मैंने सल्कस डाली थी, वो अंदर एक कैनाल क्रिएट हो गया था। कौन सा? इस एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल के दो तरफ रफ वाल्ड और ट्रेबिकुलेटेड वाल्स होती हैं यहाँ पर, दे आर रफ वाल्ड। तो ये भी क्या होगा? रफ वाल्ड होगा, और ये भी रफ वाल्ड होगा। तो ये जब दो एट्रिया बन जाएंगे जो आगे चल के आरिकल बन जाने वाले हैं, तो ये आज आरिकल क्या स्मूथ वाल्ड होंगे कि रफ वाल्ड होंगे? क्योंकि वो शुरू से ही रफ वाल्ड थे, तो आज भी ये रफ वाल्ड होंगे। लेकिन वो जो बाद में आया इसके साथ शामिल हुआ है, वो दरअसल बड़ी ग्रेट वेसल्स के ज्वाइन होने से चेंबर बने, वो हार्ट के चेंबर नहीं है, समझ लें। वो हार्ट के बेसिकली चेंबर नहीं है, वो दरअसल ग्रेट वेसल्स के ज्वाइन होने की वजह से सेंट्रल लार्जर रीजन्स क्रिएट हो गए हैं, और वो शामिल हो गए हैं इन आरिकल्स के साथ। तो वो एक्सपेंड वो हुए हैं, ये नहीं हो पाए। तो जब एक्सपेंड ये हुए हैं तो इनको धक्का देकर आगे कर दिया है। तो वो जो रफ वाल्ड आरिकल्स होंगे, दे विल बी पुश्ड समवेयर हियर एंड देयर, बट दे विल बी इन कनेक्शन विथ द स्मूथ वाल्ड लार्जर पोर्शंस, जिनका आज नाम एट्रियम पड़ गया है। वो जो आपका लेफ्ट एट्रियम होगा ना, वो भी ऐसे ही होगा। जब एक वेन आएगी, एक दूसरी 4 वेन जब जुड़ जाएंगी ना आपस में, तो ये ऐसे जब एक्सपेंड करेंगे बलून की तरह, तो बीच वाला चेंबर जो होगा वो स्मूथ वाल्ड होगा, क्योंकि वो दरअसल लास्ट पार्ट्स ऑफ दी वेन्स के जुड़ने की वजह से वो चेंबर बना है। तो वो हार्ट का चेंबर बेसिकली नहीं था, लेकिन वो आरिकल के साथ जुड़ के, यानी एट्रियम के साथ जुड़ के एक नया चेंबर क्रिएट हो गया। बाद में धक्का देगा आरिकल एट्रियम को, नाम उसका आरिकल डाल के खुद नाम ले लिया एट्रियम का। तो ये स्मूथ वाल्ड होते हैं जहां पर ये ब्लड आता है, और रफ वाल्ड आज किसी काम के नहीं। तो ये आपको इस तरीके से यहां पर मिलता है। आगे चलें, इसको आप देखें, ये लेफ्ट बॉर्डर, और लेफ्ट बॉर्डर में क्या क्या नजर आया आपको? ज्यादातर तो लेफ्ट, ये स्लोपिंग लेफ्ट बॉर्डर, और ज्यादातर ये, लेकिन थोड़ा सा आरिकल भी। क्या ये कैपेक्स भी इसमें आ जाएगा? तो ये आपका लेफ्ट बॉर्डर है, ये आपका राइट बॉर्डर है, और ये आप यहाँ पे मिला रहे हैं तो इंफीरियर बॉर्डर, लेकिन ज्यादातर इंफीरियर बॉर्डर में ये ऑलमोस्ट 90%, और बाकी ये थोड़ा सा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां पर आप देखें कि इतना देखने के बाद, ये सारी जब चीज़ें आप यहाँ पे देख चुके, तो अब आपको देखना है कि अंदर क्या है। 4 चेंबर्स अंदर क्या कैसे दिखते हैं। 2 चेंबर्स पे तो खास नज़र रखो, पहले 2 जो हैं, क्योंकि बाकी जो 2 होंगे वो उनकी ऑलमोस्ट कॉपी होंगे विद सर्टेन डिफरेंसेस। एक तो ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये चीज़ आप यहाँ पे देखें, स्टर्नोकास्टल सरफेस है, यहाँ तो बाहर बाहर से अंदाज़ा तो हो रहा है कि ये जो इंटीरियर सरफेस है हमारा, इसमें एक हिस्सा 10-15% तो आरिकल का होगा, बाकी जितना ये स्मूथ वाल्ड पोर्शन है ये है एट्रियम, आज का एट्रियम। वरना पहले था वो 2 साइनसॉन से बनता हुआ चेंबर, नाम था उसका साइनस विनोसस, साइनस विनोसस। तो इसका मकसद है कि अभी भी आप इसको अगर साइनस विनोसस कहें तो आरिकल अपना नाम वापस ले सकता है
कि मुझे एट्रियम कहो, हो सकता है कि नहीं? ठीक है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई एट्रियम जो है ये दरअसल आरिकिल जो है ये दरअसल एट्रियम है, तो आज उसका नाम रिटेन कर लें, वापस उसका नाम बहाल करें, और उस साइनस विनोसस को चलो आप हार्ट में इंक्लूड कर दो, लेकिन उसको साइनस विनोसस कहो, साइनस तो कम से कम। तो ये आपका वेन्स का साइनस है, वो तो है ही। यहाँ पर जिस सरफेस पे हमें तो पता है ना कि ये थोड़ा सा राइट की तरफ प्रोजेक्टेड है और ये ज़्यादातर स्मूथ वाला लेफ्ट है। यहाँ पर एक निशान होता है, क्योंकि एक चीज़ ने ग्रो किया ही नहीं, ऐसे अगर ये चीज़ ग्रो कर जाए ऐसे, वो ग्रो ही ना करे, तो बीच में सल्कस क्रिएट होगी कि नहीं? दोनों कर दे तो फिर तो कोई मसला नहीं, एक आए ही ना, दूसरे से आ जाए, तो समझ सकते हो कि ये सल्कस क्रिएट हो जाएगी। अगर ये सल्कस क्रिएट हो जाएगी तो ये सल्कस आपको बताएगी कि इस सल्कस के लेफ्ट तरफ आरिकल है और राइट तरफ, लेफ्ट तरफ रफ वॉल्ड आरिकल है और राइट तरफ स्मूथ वॉल्ड वेरी लार्ज एट्रियम है। इसको कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस, यही कहते हैं ना, सल्कस टर्मिनलिस। ये सल्कस टर्मिनलिस कहलाती है। अगर ये सल्कस टर्मिनलिस है, अगर जो है भी, तो बाहर से अगर ये सल्कस टर्मिनलिस है तो जाहिर है ये अगर बाहर से सल्कस टर्मिनलिस है, अगर इज लाइक दिस, तो ये इस सल्कस टर्मिनलिस समझ लो, ये ऐसे अगर आप यहां पे देखें, अगर मैं इसको सिंपली ऐसे करूं, ये समझ लो, ये क्या है? सल्कस टर्मिनलिस, ये सल्कस है। ये जो सल्कस यहां होगी, यहां मैं अगर सल्कस करूं ऐसे, तो क्या अंदर से भी सल्कस होगी कि क्रेस्ट हो जाएगी? तो अंदर उसका नाम पड़ जाएगा क्रिस्टा टर्मिनलिस। बाहर नाम सल्कस टर्मिनलिस, अंदर खुद ही आप देखें किसी पेपर पे ऐसे निशान डालें, अंदर से जैसे जगह से निशान डाला वहां ग्रूव, तो पीछे से क्या ग्रूव के उभरा हुआ कुछ, अंदर से क्रेस्ट, यानी अंदर आप चेंबर में बैठे हुए हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड द क्रेस्ट, उसका नाम होता है क्रिस्टा टर्मिनलिस। तो बाहर ये सल्कस टर्मिनलिस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? आरिकल और एट्रियम नहीं, एट्रियम और साइनस विनोसस। क्या आप नाम बहाल किए हुए हैं ना आपने? तो एम्ब्रियोलॉजिकली चलो, क्या चलो आज आरिकल और एट्रियम, तो एम्ब्रियोलॉजिकली क्या? साइनस एंड एट्रियम। तो आप इसको कह सकते हो साइनो एट्रियल सल्कस, कह सकते हैं कि नहीं? कहा जा सकता है ना भाई, सल्कस टर्मिनलिस सीधा ऐसे है, डिप्रेशन है इसकी। डिप्रेशन इसलिए है क्योंकि एक बड़ा नहीं दूसरा बढ़ गया, एक्सपेंड हो गया, तो वहां पे डिप्रेशन आ गई। जो डिप्रेशन आ गई तो अंदर वो क्रेस्ट बन गई, तो अंदर ये क्रेस्ट बन जाएगी ऐसे। क्योंकि आप पेपर पे निशान डाल के देखें ना, अपने पेन से ऐसे पीछे से ऐसे निशान डाल के देखें और पीछे पेपर पे देखें, तो आगे से सल्कस क्रिएट होगी तो पीछे से क्या हो जाएगा? क्रेस्ट हो जाएगी ना। तो यहां पर भी बाहर से सल्कस तो अंदर से क्रेस्ट। ये क्रेस्ट हो या सल्कस हो, बाहर से उसका नाम है सल्कस टर्मिनलिस, अंदर उसका नाम है क्रिस्टा टर्मिनलिस मींस टर्मिनल क्रेस्ट। तो ये टर्मिनल क्रेस्ट हो या सल्कस हो, ये किन जो दो चीजों को जुदा कर रही है? बाहर तो आरिकल और एट्रियम को, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकली साइनस को किससे? तो हम सल्कस को साइनो एट्रियल सल्कस भी कह सकते हैं और उस क्रेस्ट को हम साइनो एट्रियल क्रेस्ट भी कह सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता, बल्कि खुदा न खास्ता क्यों, अल्लाह के करम से अगर इस ऊपर सल्कस यानी इस साइनो एट्रियल सल्कस के टॉप पर मैं मस्कुलेचर को मायोकार्डियम न बनाऊं, सिर्फ टुकड़े को, सिर्फ जरे को, वैसे तो सारा मायोकार्डियम बन जाएगा, लेकिन अगर इसको मायोकार्डियम न बनाते हुए मैं कोई कंडक्टिंग सिस्टम का हिस्सा बना दूं, तो मैं इसका नाम साइनो एट्रियल नोड रख सकता हूं कि नहीं? इसी वजह से इसका नाम साइनो एट्रियल नोड है। वरना एक आरिकल, एक एट्रियम, सल्कस टर्मिनलिस, क्रिस्टा टर्मिनलिस, साइनो एट्रियल नोड क्यों भाई? अब इसका नाम डाल दें कोई टर्मिनल नोड, कुछ इस किस्म की चीज नहीं, इसको डालेंगे साइनो एट्रियल। साइनो एट्रियल नोड की वजह नाम की क्या है? Because it is lying at the top of the crest, that is the sinoatrial crest, not called as sinoatrial crest, but we call it in crista terminalis. इस वजह से इसका नाम पड़ गया है साइनोएट्रियल नोड। और इसी की मर्जी चलती है। अगर मैं 72 दफा करंट दूं तो 72 दफा बीट करेंगे आप, और अगर मैं दूं 100 दफा तो 100 दफा करेंगे, अगर मैं दूं 200 दफा तो 200 दफा करेंगे, बिकॉज ही मेक्स द पेस, इसलिए इसका नाम है द पेस मेकर। तो पेस मेकर ये होता है, क्योंकि
इतनी स्पीड से, इतने पेस से और कोई भी बीट नहीं भेजता। हाँ, अगर इसकी बीट कम हो जाए, जैसे इसकी बीट अगर 60 से कम हो जाए, तो फिर 60 वाला जो होगा वो टेक ओवर कर लेगा। अब हुक्म चलेगा 60 वाले का। तो नेचर ने देखे हैं उसे, और 60 वाला भी अगर गया ना तो आगे 40 वाले भी बैठे हुए हैं, लेकिन 40 वाले बैठे हुए हैं, फिर वो बैठे ही हुए होंगे, बंदा जो है निकल जाएगा, फिर फारिग हो जाएगा, फिर 40 से क्या चलेगा वो। लेकिन ये है कि टाइम मिल जाएगा उसको कि जल्दी से पेस मेकर वगैरह आर्टिफिशियल लगा के काम चलाओ, और आर्टिफिशियल 2-3 दिन चलाओ, और अगर आर्टिफिशियल पेस मेकर काम नहीं करता है तो फिर परमानेंट पेस मेकर जो है जिसको हम कहते हैं तो पीपीएम लगवाओ, या फिर आर्टिफिशियल जो है वो टेम्पररी, जिसको हम टीपीएम कहते हैं, टेम्पररी लगवा देते हैं फिलहाल, ताकि 60-70 तक बीट चलता रहे, और उसके बाद 3 दिन बाद हटा के देखते हैं कि अगर बीट वापस आ गई है, सही तरीके से रिदम आ गया है वापस, तो ठीक है, अगर नहीं आया वापस तो फिर जाएँ, फिर इंटरवेंशनिस्ट जो है वो फिर उसमें पेस मेकर डालते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं पेस मेकर, 2 वे और 3 वे पेस मेकर्स चलते हैं वो इससे। तो इस तरीके से यहाँ पर पेस मेकर यहाँ पे, ज़ाहिर है डॉक्टर को भी तो कमाना है ना, ऐसे थोड़ी कि सब ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर खुद ही अब दूसरा ईदी बनने आया है क्या यहाँ पर? तो फिर बंद करे दुकान, सब 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 अगर खुद ही ठीक हो जाएगा अगर, तो फिर शटर बंद करे, फिर क्या ज़रूरत है फिर मेडिकल कॉलेजों की, जब खुद अल्लाह सब ठीक कर देता है अगर, तो फिर डॉक्टर क्यों है फिर? तो अल्लाह को, डॉक्टर को भी तो ठीक करना है ना उसको, अंडर से। तो ये यहाँ पर तो हम इस वक्त इससे, वैसे ये जो डायग्राम है इसको यहाँ से नहीं खोला है। अगर आप फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस है, देखते हैं वहां से इसने खोला कैसे। एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, चलो मैं यहां से अगर इसको सल्कस टर्मिनल से कट लगाता हूं ऐसे अंदर छुरी से, चलो यहां से नहीं लगाते, यहां से लगा देते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर से, ठीक है। यहां से ऐसे कट लगा के अंदर इंसिशन दे के इसको मैं दरवाजा खोलता हूं इसका, ऐसे कैसे खुलेगा? क्या पूरा कि सल्कस के यहां से बैंड आएगा? क्यों? क्योंकि उस पे पहले से ही आपको पता है ना, अब जैसे उमन कोई चीज़ को मोड़ते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा ऐसे कंस्ट्रक्शन देते हैं, जब इस तरीके से मोड़ते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अगर मोड़ते हैं या तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उस जगह पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन देके ऐसे तोड़ते हैं। तो यहाँ से पहले से कंस्ट्रक्शन है, तो जब मैं यहाँ से कट लगा के खोलूंगा तो इधर से नहीं खुलेगा, यहाँ से जैसे जैसे दरवाजे का कब्जा होता है यहाँ से खुलेगा, ठीक है, ऐसे खुलेगा। अगर ये इस तरीके से खुला, यहाँ खुला, तो ये जो सल्कस टर्मिनल्स है, जैसे मैंने ऐसे खोला, आपको ऐसे दरवाजा खोला, तो ये इस वक्त जो मैंने ऐसे दरवाजा खोला है, तो ये क्या उठाया है मैंने, किसकी वाल उठाई है? स्मूथ वाल्ड एट्रियम की कि आरिकिल की? समझ गए ना? तो ये आरिकिल की वाल उठाई है मैंने। अगर आरिकिल की वाल उठाई है तो किस जगह पे आकर रुका हूं मैं? क्रिस्टा टर्मिनल्स पे रुका हूं मैं अंदर से, ठीक है। क्रिस्टा टर्मिनल्स से जहां मैं रुका हूं, उस क्रिस्टा टर्मिनल्स से इधर से अंदर से मैं अगर देखूंगा तो यहां मुझे ये ऐसे निशान निशान नजर आएंगे, ये मसल है। ये मसल कहां से ओरिजिन ले रहे हैं? क्रिस्टा टर्मिनल से। और ये पैरेलल आके कहां आके क्या बना रहे हैं इस वक्त? ये वाल किसकी? आरिकिल की। ये रफ वाल्ड आरिकिल की वाल्स हैं, लग नहीं रही ये कंगी जैसा, इसलिए इसको कहते हैं पेक्टिन। पेक्टिन कंगी को कहते हैं। वो पेक्टिनस मसल देखा ना आपने लोअर लिम्ब में, ये पेक्टिनस मसल की शक्ल ऐसी थी, ऐसे कंगी जैसी, ये पेक्टिन कंगी को कहते हैं, कॉम्ब को, इसलिए इसका भी नाम पड़ गया है पेक्टिनेट मसल्स, मस्कुला पेक्टिनेटी। ये क्या होते हैं? ये मसल होते हैं कॉम्ब लाइक अरेंजमेंट में। ये सल्कस टर्मिनस होगी तो जहां से ऐसे ऐसे मसल आते हैं, और ये क्या बनाते हैं? आरिकिल की वाल, रफ वाल डाल। हाँ, इससे जो इस तरफ जाओगे तो फिर इस किस्म की कोई चीज नजर नहीं आएगी, क्योंकि इट ऑल विल बी द साइनस वेनोसा स्मूथ वाल्ड। जो आज का एट्रियम है, स्मूथ वाल्ड एट्रियम, जो रिसीव कर रहा है किसको? दो साइनस, दो इंफीरियर सुपीरियर वेना के आवाज को, और उसके साथ साथ कोरोनरी साइनस को भी, और छोटी छोटी और वेन्स भी है। तो यहाँ पे ये रिसीव होगा, तो ये मस्कुलर पेक्टिनिटी। तो ये समझ लेना, तो ये डायग्राम देखो तो आइडिया हो आपको कि ये क्या है। दिस का दी मस्कुलर पेक्टिनिटी। चलो इसने यहाँ से काटा है, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये इधर से काटा है, ये मैंने उधर से काटा था ना यहाँ पे, ये इसने इसे काटा। लेकिन इससे आइडिया तो कम से कम हो गया होगा आपको कि ये सल्कस टर्मिनस भी आ गई है, और ये क्या आ रहा है? पेक्टिनेट मसल से। ये दोबारा ऐसे कर दोगे तो यहाँ पर, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर कर दोगे तो बाकी स्मूथ वाल्ड होगा। और स्मूथ वाल्ड क्या रिसीव कर रहा है ऊपर से? सुपीरियर वेना के वाल, और इनके वाल से मैंने दिखाए थे कल भी आपको यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ तुम हो गए यहाँ पर,
ये जो तुम एट्रियम का हिस्सा देखोगे, जब अंदर होगे तो ये तो ज़ाहिर है इस जगह से अगर कोई चीज़ पास करोगे तो अंदर चली जाएगी इनटू द लेफ्ट एट्रियम, तो ये तो होगा ना सेप्टम। कौन सा? इंटरएट्रियल सेप्टम। ये इंटरएट्रियल सेप्टम है इस वक्त। और इंटरएट्रियल सेप्टम में ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस तरीके से इंटरएट्रियल सेप्टम आपको नजर आता है। ये पूरा इंटरएट्रियल सेप्टम है, ऑल इज इंटरएट्रियल सेप्टम। ये जो इंटरएट्रियल सेप्टम आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो पूरा, ये बेसिकली दो हिस्सों से बना है, दो चीज़ों से। क्योंकि जब एट्रियम कॉमन था, जैसे ये रूम है एक एट्रियम का, तो जब इसकी पार्टीशन बन रही थी तो पार्टीशन, क्योंकि हमने इस तरीके से इसको बैंड किया था ना, ऐसे इसको हमने ऐसे बैंड किया था, वेंट्रिकल को हटाओ, ये एट्रियम है, इसको दो में तकसीम करना है आपको। जब आप दो में तकसीम करेंगे तो ये ऊपर से छत से स्टार्ट लेगा एक सेप्टम जो नीचे आने की कोशिश करेगा आर्च की तरह। जैसे ये रूम है ना, इस रूम को मैं दो में तकसीम करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, ये छत से ये आर्च की तरह पहले एक छोटी सी और नीचे और नीचे नीचे करते आएंगे। कैसे? अगर आप यहां पर देखिए, ये है एट्रियम, इस जगह ये वेंट्रिकल हो गया था ना इधर, तो दिस विल बी एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, क्योंकि आपको देखें सीधा था पहले, ऐसे किया ना आपने, तो अब आपका जो ब्लड है बैंड होने के बाद कैसे आएगा? बैंड होने के बाद कैसे आएगा? ये से और ऐसे। पहले कैसे था? सीधा। लेकिन बैंड होने के बाद एट्रियम ऐसे और ये ऐसे। तो इसका मकसद है कि ये जो इस वक्त मैंने सर्किल ये बनाया, ये क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है ये। दिस इज एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, जिसको बाद में हम दो कर देंगे, लेकिन दो तब करेंगे जब एट्रियम दो हो जाए ना पहले तो यहां से हम सेप्टम क्रिएट करेंगे इसमें। अब सेप्टम कैसे क्रिएट करेंगे? ये सेप्टम छत से आएगा ऐसे, बीच में से, पहले तो ऐसे होगा, ये सेप्टम है। इसका मकसद है कि इस सेप्टम के आगे एट्रियम है, इस सेप्टम के पीछे भी एट्रियम है, लेकिन अभी तक यहां है, लेकिन थोड़ा सा और पार्टीशन करें, उसको थोड़ा और नीचे गिराएं, आर्च की तरह गिरेगा ऐसे। काफी है कि और आप ऐसे करें, और ऐसे चलते चलते ऐसे करते जाएंगे, ऐसे ये सेप्टम क्रिएट हो गया पूरा हुआ है कि थोड़ा होल अभी बाकी है? क्योंकि आपने इसको ऐसे जो गिराया है, तो कितना भी फुल कर लेंगे, ग्राउंड को भी टच कर लेंगे, तो नीचे से सुराख अभी भी होगा। ठीक है ना? ये सुराख होगा, ये सुराख जरूरी है, क्योंकि अगर पार्टीशन पूरी कर लेते ना, ऐसे पूरी कर लेते अगर आप, तो दो रूम्स के टुकड़े हो जाते। आगे तो तुम्हारे साइनस विनोस आगे वाले एट्रियम में तो खुलेगा, पीछे वाला एट्रियम ब्लॉक हो गया, खत्म उसका, क्योंकि उसमें 4 पल्मोनरी वेन्स खुलनी थी जो अभी बनी नहीं है। इसका मकसद है पीछे वाला जो एट्रियम है वो क्या हो गया? बेकार। और तुमने जब इसको फुल बंद कर दिया तो पीछे वाले में ब्लड जा पाएगा क्या? नहीं, तो ग्रोथ ही नहीं होगी, तो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए पहले तुम राइट एट्रियम का ब्लड उसके अंदर से डालो, ताकि उसमें भी ग्रोथ फैक्टर्स मिलते रहें और उसकी भी ग्रोथ होती रहे। फिलहाल नहीं होगी, आगे चल के तो होगी ना। तो ये सुराख रहने देंगे आप। तो ये जो इस वक्त सेप्टम क्रिएट किया है आपने, इसका नाम है प्राइमरी सेप्टम। इसको कहते हैं सेप्टम प्राइमम। इसका दी ये एम्ब्रियोलॉजिकली सेप्टम प्राइमम कहलाता है, ये प्राइमरी सेप्टम है। और ये जो सुराख है इसको हम कहते हैं ऑस्टियम, ऑस्टियम प्राइमम। ये ऑस्टियम प्राइमम है। मसला ये है कि अगर बच्चा ऐसे ही बाहर आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम ने भी अपनी 4 वेनें रिसीव कर ली, चलो इसने भी साइनस विनोसस रिसीव कर लिया, आगे वाले ने भी, लेकिन ये दोनों ब्लड मिल जाएंगे आपस में। ये छोड़ देंगे अगर आप, तो ये ब्लड दोनों मिल नहीं जाएंगे क्या? तो ये क्या करेंगे, इसको आप बंद करेंगे। इसको आपको बंद करना है। कैसे बंद करेंगे? आप देखें ये क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है। और एट्रियोवेंट्रिकुलर जो कैनाल होता है उसके अराउंड कुशंस होते हैं, इसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशंस, क्योंकि इससे फिर आपके वेल्व्स वगैरह जनरेट होंगे यहाँ पर। क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर मैं किसी मसल के अंदर किसी भी मस्क्यूलेचर, क्योंकि सारा मायोकार्डियम है ना पूरा, उस मायोकार्डियम में सुराख कर दूं, चलो किसी भी जगह पे, यार मुझे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सुराख करना है, मैंने ऐसे कर दिया मसल में, इस मसल को तो कंट्रैक्ट होना होता है। एट्रियम और वेंट्रिकल के मसल क्या करते हैं? कंट्रैक्ट। अगर मैंने उसको कंट्रैक्ट किया तो ये जो सुराख हैं, क्या ये खुले रह जाएंगे कि ये भी बंद हो जाएंगे? अगर मसल में मौजूद हो तो ये भी बंद हो जाएंगे। तो तुम क्या करोगे, नेचर क्या करती है, इसके एजेस के अंदर कनेक्टिव टिश्यू बिठा देती है, ताकि जब सब कुछ कंट्रैक्ट हो जाए तो ये ना हो, ये खुले रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है?
सख्त सी चीज़ पड़ी हुई जो उसको कोलैप्स नहीं होती है, जैसे कार्टिलेजेस वगैरह होते हैं, जैसे कान है, अगर इसमें सिर्फ कान के अंदर ये हो स्किन हो रही थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू हो तो जैसे हो जाए, ये आँख के अंदर ही देखो, हालांकि कार्टिलेज नहीं है, उसके बावजूद आप अपनी आँख में फिर अपर आईलिड को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे जोर दो,